मैं डॉक्टर उज़्मा अशर हूँ, मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। उसके साथ-साथ मैं रिहैबिलिटेशन और काउंसलिंग भी करती हूँ। सो आई वाज़ वेटिंग कि कोई स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करेगा, बट कोई इस पे फोकस नहीं किया। ये सब बात करते हैं, लेकिन स्पेशल एजुकेशन का ज़्यादातर कोई फोकस नहीं करता है। सो आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट रिगार्डिंग स्पेशल एजुकेशन फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन। मतलब राइट टू एजुकेशन में उसके बहुत सारे इसमें हैं, बट ज़्यादा फोकस में जो है स्पेशली जो मेंटल रिटार्डेशन है या फिर CWSN जो है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उनके एजुकेशन पे। सबसे पहली बात तो स्पेशल एजुकेशन जो हम देखते हैं या फिर के स्कूल्स वगैरह, तो दो तरह के देखते हैं। एक तो स्पेशल स्कूल्स होते हैं, स्पेशल स्कूल फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन, और दूसरा इंक्लूसिव एजुकेशन कि नॉर्मल स्कूल में। इंक्लूसिव एजुकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। या एग्जैक्टली, थैंक यू। समावेशी शिक्षा। तो या तो आप ये विशेष स्कूल तैयार करते हैं स्पेशल बच्चों के लिए, या फिर आप समावेशी शिक्षा में उनके एजुकेशन के तहत। तो यहाँ पे दो चीज देखना है कि स्पेशल स्कूल्स की अगर बात करें तो उतने स्पेशल स्कूल्स हैं नहीं जितने PWD एक्ट कहते हैं, हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कहता है हमारा। उसमें अगर अभी का 21 जो जुड़ा है उसको अगर छोड़ करके, जिसमें क्या बोलते हैं, पार्किंसन और फिर एसिड अटैकर्स, वो भी ऐड कर दिए गए। लेकिन इससे पहले का अगर नेशनल ट्रस्ट एक्ट का या और किसी का ले जिसमें 7 थे, तो उन 7 को भी ले लें तो तब से 1999 से 1991 से एक एक्ट होने के बाद अभी तक में वो 7 के लिए भी इंडिविजुअल स्कूल्स नहीं है। HI के लिए अलग या VI के लिए अलग या MR के लिए अलग, ये अलग नहीं है। तो इसका कम से कम एक अलग अलग बनाना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात कि इंक्लूसिव एजुकेशन में अभी तक हम लोग देखते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। हम लोग ने इसको इंक्लूसिव एजुकेशन तो आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अब हम उतना उस फील्ड के अंदर रहे तो हम इसमें क्या पॉइंट हो सकता है उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज की जरूरत है जो इंक्लूसिव एजुकेशन बेटर हो। इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें, लेकिन जब विजिट करते हैं हम लोग या काउंसलिंग करते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि या तो बहुत सारे स्कूल में अपॉइंट्स लिए ही नहीं जाते हैं, मतलब 98% में नहीं लिए जाते हैं, और 2% में लिए भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर है जिसको हटाने की जरूरत है। उसके बाद ऐसा है कि ये स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं वो नॉर्मल एजुकेटर से बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी तो इसमें ज्यादा और बहाली की जरूरत है, और बहाली से मुराद उसकी खासकर ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि हर स्पेशल एजुकेटर्स को उतनी मेथोडोलॉजी नहीं पता होती है जितनी इस चीज में जरूरत है, जितने उनके बच्चों को जरूरत है। सिर्फ स्पेशल एजुकेशन ले लेने से मतलब नहीं है। CRE प्रोग्राम टाइम टू टाइम उस तरह से होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग का ध्यान देना चाहिए, और मेथोडोलॉजीज उनको टीचिंग मेथोडोलॉजीज उनको ज्यादा से ज्यादा करवानी चाहिए। इसमें एजुकेशन के इसमें क्राइटेरिया में वो होना चाहिए कि हाँ, इतने दिन के पैटर्न पे मेथोडोलॉजिस्ट ट्रेनिंग, टीचिंग मेथोडोलॉजिस्ट ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, CRE प्रोग्राम्स अटेंड होगा, और उतने स्कूल्स उतने एजुकेशन का सेक्शन जो मेथड्स और प्रैक्टिसेस है उतना उसको ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनर अपॉइंट होगा, और उतने स्कूल्स दिए जाएंगे ताकि हर कस्बे, हर जिले, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में ऐसा नहीं लगे कि ये मतलब अभी HI का है तो इसमें HI अपॉइंट हुए, अब MR नहीं हो सकता है। इसके लिए इंडिविजुअल MR का तो MR को मिल जाना चाहिए, HI का तो HI मिल जाना चाहिए, VI का तो VI मिल जाना चाहिए। इसका मतलब गार्जियन को ये नहीं ये परेशानी नहीं हो कि मेरा बच्चा वहां जाएगा, वहां जाके क्या करेगा, क्योंकि ना वहां के इक्विपमेंट्स वैसे हैं ना वहां के एजुकेटर वैसे हैं। तो ये दो चीज होने की जरूरत है, जो कि इंडिविजुअल स्पेशल स्कूल्स का भी हो गया और अलग से इंक्लूसिव एजुकेशन में भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और मुझे लगता है कि जो स्कूल हैं भी उसमें एक्चुअली मेरी समझ से ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का ये वाला मुद्दा इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद लोगों के, ना तो जनसाधारण के जहन में है और ना ही बाकी लोगों के जहन में है।
मतलब जो हमारे जो नीतिकार हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, उनके ज़हन में भी नहीं है कि इस तरह की समस्याओं को का कोई निपटारा होना चाहिए, उनके लिए कुछ अलग से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एक कागज़ पे बनाना एक अलग बात है और उसको स्कूलों में उतारना एक अलग बात है। बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे संस्थानों में ना तो रैंप है, ना ही बाकी इस तरह की कोई स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था है। अगर कोई स्पेशल एजुकेटर के नाम पर है तो उनका प्रशिक्षण भी नहीं है। इस बात से हम लोग बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। आरटी फोरम बिहार इस बात को बहुत मजबूती से उठाएगा। और आपसे एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने ये बात कह करके पूरे जन घोषणा पत्र की मजबूती को बढ़ाया है। इस पॉइंट को हम लोग काफ़ी आगे ले जाएंगे, लोगों से, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। मुझे आपसे ये भी उम्मीद रहेगी कि इसको एक संक्षेप में अगर आप कभी थोड़ा ड्राफ्ट करके एक पॉइंट एक पेज का अगर हम लोगों को भेज सकें तो और भी बेहतर रहेगा। और एक चीज मैं बिल्कुल ही समझना चाहूंगा कि क्या आपने अपने पूरे क्षेत्र में जहां भी आप काम करती रही हैं उसमें आपने ये महसूस किया कि लोगों के पास ये जो पूरा शिक्षा का ही नहीं पहलू, मतलब ये जीवन का जो ये पहलू है, ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो बाकी और प्रॉब्लम्स हैं, उसमें लोगों का ध्यान क्यों नहीं रहता है? और अगर उनका ध्यान नहीं रहता है तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि उसको वोट बटोरने का मुद्दा नहीं मानते। और आप जानती हैं कि अगर चुनाव के समय लोग उस वैसे मुद्दे को उठाते हैं जिसको कि वो माने कि इससे हमको 10 वोट मिल जाएंगे। ये बहुत दुखद बात है, लेकिन वो ऐसा ही सोचते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाया जाए? इस पे अगर आप एक आध मिनट की बात आप रखें कि इसको कैसे हम लोग मिल करके आगे बहुत फोर्सिबली बढ़ा सकते हैं। हमारे एक साथी राकेश जी हैं जो विकलांग अधिकार मंच की तरफ से हमारे प्रतिनिधि हैं, कोर के मेंबर हैं। वो अभी क्षेत्र में है तो अभी शायद वो चले गए हैं, लेकिन हम लोग इस पे आगे एक मुहिम चला सकते हैं। तो इस पे अगर कोई रास्ता आप दिखाएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इस पे अभी क्या कर सकते हैं, मतलब लोगों की जो पब्लिक है उनको बताने के, इसमें उनको भी और जनप्रतिनिधियों को भी, क्योंकि ये चुनाव का समय है। तो प्रत्याशी अगर हमारे आएंगे तो उस समय भी, और जब चुनाव जीतेंगे तो उनके पास भी हम अपने मंच की तरफ से जाएंगे कि यहाँ पे ये समस्याएं हैं और आपको ये करना चाहिए। जी, वो इस बात पे इस फोकस की जरूरत है, क्योंकि जब हम NIMH से, मतलब सिकंदराबाद से जब हम आए थे घर, तब हमने अपने घर में, जैसे हम एग्जाम्पल देके अपने घर का ही बताते हैं, तो घर मतलब अपना घर नहीं, मतलब भागलपुर, तो वहां हमने बाकायदा जब छुट्टी पे थे तो हमने सर्वे किया, क्योंकि हम लोग मतलब तेलंगाना में भी सर्वे करने के लिए निकलते थे। तो हमने सोचा कि बैठ जाएंगे तो मतलब कहीं प्रैक्टिस से नहीं रहे, तो हम भागलपुर में भी करते हैं। तो यकीन मानिए कि भागलपुर में भी बहुत ज्यादा मिले। तो हम लोगों को जरूरत है कि एजुकेशन की जब हम लोग बात करें, जनप्रतिनिधि हम लोग जब आ करके जा करके लोगों को बात बताएं, तो उसके साथ हम लोग 2 पॉइंट ये भी रखें, एंड आई एम वेरी श्योर कि उस घर में नहीं, लेकिन उनके पड़ोसी के यहाँ या उनके पड़ोसी के यहाँ या उनके पड़ोसी के यहाँ जरूर मिलेंगे। तो उनको समझाने की जरूरत है कि इसका क्या क्या अधिकार है। इसको ये सोच करके नहीं रखना है ना कि भगवान ने ऐसा बना दिया तो अब हम क्या करें, या ऐसे ही इसकी जिंदगी कट जानी है, क्योंकि ऐसा हमको सुनने को मिलता था। तो ये ऐसे ही सुनने को मिलेगा, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है, ये हमने उन्हें बताया और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब उन्हें बताएं कि नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, पैदा हो गया, उसका भी अधिकार है जो कि भारत सरकार में है। और वो अधिकार बस उनके कान तक, उनके दिमाग तक, उनके दिल तक पहुंचाने वाली बात है कि उनको बताएं कि देखिए आपको नहीं मिल रहा है तो आप इससे वंचित हो रहे हैं, या ये सरकार ये बस कागजी कार्रवाई, बस ऐसे पेपर पे वर्क करके अगर छोड़ी हुई है तो इसका मतलब आपको उससे दूर कर रही है। तो आपको इसके नजदीक आना है, तो नजदीक आने में आपको अपना हक रखना है, और हक रखने में आप मांग कीजिएगा, आपका पूरा होगा। जो पूरा करता है आप उसको चुनिए, जो पूरा नहीं करता आप उसको रिजेक्ट कीजिए। एज सिंपल एज दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और इसको निश्चित तौर पे मैं फोरम की तरफ से भी एश्योर करता हूं कि आपकी ये बातें न केवल आरटी फोरम बिहार की तरफ से और राष्ट्रीय स्तर पे हमारा राइट टू एजुकेशन फोरम उठाया
जाएगा, बल्कि हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनके पास पहुंच करके हम लोग इस बात को रखेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। आप इस तरफ इशारा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच।